हेलो हेलो हेलो। Hello and good morning. So, good morning to all of you, and welcome to next class. So, in the last class, we talked about hormones. अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने हॉर्मोन्स की बात की थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की थी, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो जो भी इम्पॉर्टेंट थे हमने उन सब की बात कर ली थी। और फिर लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था हमारा टेस्टिस एंड ओवरी, यानी कि पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग और मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग, उसकी बात हमने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जैसे कहा था कि उसी पॉइंट से, उसी बिंदु से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं। आपने लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था ना कि
टेस्टिस जो है वो पुरुषों का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जिसका काम है दो। एक तो स्पर्म बनाना यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना, और दूसरा काम है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। राइट। और ये काम तब होगा जब पुरुषों में वृषण या टेस्टिस एक्टिव होगा, और ये जब एक्टिव होता है तब जाके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू होता है। हम सब जो भी पुरुष हैं उन सब में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास 14 साल की उम्र के आसपास शुरू हुए हैं। राइट। और महिलाओं में यही घटना लगभग 10 से 12 साल के आसपास शुरू हुई है। इसको यौनारंभ कहते हैं, यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। तो एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी या यौवनारंभ, यौवन का आरंभ, है ना। तो प्यूबर्टी क्या है, हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्यूबर्टी या यौवनारंभ, राइट। और यौवनारंभ की बात करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम यौवनारंभ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह उम्र जिसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है। तो लिखिए, वह उम्र जिसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है। और प्यूबर्टी की जो उम्र है पुरुषों में वो मानी गई है कि इट इज समवेयर बिटवीन 12 to 14, 12 से 14 साल, और महिलाओं में लगभग 10 से 12 साल। इसी बीच में कभी ना कभी प्यूबर्टी की शुरुआत होगी, है ना। तो एक छोटी सी बात थी, वो ध्यान से आप समझिएगा, यौवनारंभ या प्यूबर्टी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब बचे हुए पार्ट में वो है रिप्रोडक्शन। प्रजनन, है ना। तो रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या है, हम इसकी बात करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसी प्रतिकृतियों का, संततियों का निर्माण करता है। भाई इस धरती पे आए हैं तो मरना भी है। जैसे कि जन्म लिया वो भी सत्य था, मृत्यु भी सत्य है, लेकिन जीवन चलती रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो जीव मर गए उनकी प्रतिस्थापना हो, उनके मरने के बाद उनकी जगह कोई और ले ले। और इस तरीके से आप पाएंगे कि इस धरती पे जीवन सतत चलती रहती है। लोग मरते हैं, जीव मरते हैं, जीवन सतत चलती है। तो लिखें, प्रजनन एक ऐसी क्रिया है, जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे प्रतिकृतियों का निर्माण करता है। अपने जैसे प्रतिकृतियों का निर्माण करता है ना। अपने जैसे प्रतिकृतियों का निर्माण करता है। दूसरा एक टॉपिक यह भी है कि प्रजनन का उद्देश्य क्या है ना। तो आप देख रहे हैं, प्रजनन बचपन में आपने पढ़ रखी है कि एक एडल्ट प्लांट है जो मर जाएगा, लेकिन मरने के पहले एक बीज बनाएगा। बीज में से
सिडलिंग निकलेंगे, फिर एक छोटा पौधा होगा और फिर वो बड़ा पौधा बन जाएगा। यही कहानी है प्रजनन की। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि प्रजनन के उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, प्रजनन क्यों करना है ना, तो उसके पीछे 3 रीजन है। ये 3 रीजन आपको दिख रहे हैं, मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। तो लिखिए, एक प्रजनन के उद्देश्य, प्रजनन के उद्देश्य, प्रजनन के उद्देश्य। और लिखें पहला पॉइंट, पहला है जनसंख्या वृद्धि। प्रजनन का पहला उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि। प्रजनन का दूसरा उद्देश्य है जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। और प्रजनन का तीसरा उद्देश्य है विविधता की प्राप्ति, इट ब्रिंग्स वेरिएशन। विविधता का मतलब हम सब अलग अलग हैं, मैं हूं, आप हैं, हम सब में विविधता है, सबके चेहरे मोहरे अलग हैं, सबकी प्रतिरक्षा प्रणाली अलग है। और हम जितने विविध होंगे ना, उतना ही हमारा जीवन यानी मानव का जीवन सुरक्षित होगा, उतना ही हमारे लुप्त होने के खतरे कम होंगे। इसी को इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। और जैव विविधता तभी आएगी जब प्रजनन होगा। तो प्रजनन के उद्देश्य के बारे में कोई बात करे तो 3 है। एक तो जनसंख्या निरंतर वृद्धि के दौर में हो, हल्की हल्की जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि महामारी भी आनी है, प्राकृतिक आपदा आनी है, उसमें बहुत जीव मर जाएंगे। तो हल्की वृद्धि वाली जनसंख्या स्वस्थ जनसंख्या मानी जाएगी, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक आपदा, महामारी, इन सब से जो क्षति होगी उससे पूर्ति करने में सहायक होगा। अगर जनसंख्या कांस्टेंट रह जाए, बस जितने लोग हों उतने मरे उतने ही पैदा हों, तब तो हर महामारी में, हर आपदा में लोग कम होते चले जाएंगे और एक दिन लुप्त हो जाएंगे। तो यह ध्यान रखिएगा। अब आप जानते हैं कि प्रजनन के प्रकार भी हैं, तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार, प्रजनन के प्रकार। और वो 2 प्रकार के हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 2 भागों में बांटकर। तो लैंगिक प्रजनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि 2 जनक होंगे, 2 लिंग होंगे, स्त्री और मादा होंगी। और एसेक्सुअल में जनक एक ही होगा, स्त्री और मादा का कॉन्सेप्ट कोई खास नहीं होगा, एक ही जनक होगा। और अगर 2 जनक होंगे सेक्सुअल में, तो स्त्री जो होगी वो अंडाणु बनाएगी और जो पुरुष होगा वो शुक्राणु बनाएगा। तो अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होगा, उन दोनों के मिलन से निषेचन होगा, आप जानते हैं, बचपन में पढ़ रखा है। और निषेचन से फिर बच्चे का जन्म होगा। जबकि एसेक्सुअल में ऐसी कोई क्रिया नहीं होगी। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा ही नहीं है, आपने करवाया है। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी गुलाब के पौधे लगाए होंगे, और गुलाब के पौधे लगाने में हम गुलाब की एक टहनी काट के और गमले में लगा देते हैं और वो फिर नया गुलाब का पौधा बन जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें एक ही गुलाब का पौधा है, एकल जनक। इसमें ना तो कोई स्पर्म बना, ना कोई अंडाणु बने, ना कोई पोलन ग्रेन का इस्तेमाल हुआ, ना कोई परागकण का इस्तेमाल हुआ, ना ही इसमें निषेचन हुआ। दैट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने बचपन में देखा होगा, एक अमीबा खा पी के थोड़ा बड़ा होता है और एक ही अमीबा 2 अमीबे में टूट के अलग हो जाता है और 2 अमीबे बन जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एकल जनक, कोई निषेचन नहीं, कोई अंडाणु नहीं, कोई शुक्राणु नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप जानते हैं,
हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, मानव है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पे जोड़े पाए जाते हैं, कपल्स पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो उसमें स्पर्म और ओवम बनेगा, और स्पर्म और ओवम बनता है अर्धसूत्री विभाजन से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन की भूमिका होगी और भ्रूण विकास होगा समसूत्री से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों की भूमिका होगी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई भूमिका नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बस सिंपल कहानी है कि सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन की घटना होगी और कोई कार्य होगा ही नहीं, है ना। तो लिखिए पहला पॉइंट। फर्स्ट, हम पहले इसी के सारे पॉइंट को लिखेंगे, लैंगिक प्रजनन के सभी पॉइंट को लिखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखें आप, लैंगिक प्रजनन का पहला पॉइंट लिखिए। दो जनकों या दो लिंगों की भूमिका होती है। दो जनक या दो लिंगों की भूमिका होती है। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है ना। फिर लिखिए एक और पॉइंट, तीसरा पॉइंट, निषेचन उपस्थित होता है, या निषेचन की क्रिया होती है। ऐसे लिखिए, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है ना। और फिर लिखिए एक और पॉइंट, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजनों की भूमिका होती है। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजनों की भूमिका होती है। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजनों की भूमिका होती है। ठीक है। अब इधर लिखिए, एसेक्सुअल में एकल जनक की भूमिका, एकल जनक की भूमिका अंडाणु एवं शुक्राणु अनुपस्थित, अंडाणु एवं शुक्राणु अनुपस्थित। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल में निषेचन अनुपस्थित, निषेचन अनुपस्थित। फिर लिखिए चौथा पॉइंट, सिर्फ समसूत्री विभाजन की भूमिका, सिर्फ समसूत्री विभाजन की भूमिका। राइट, क्लियर है। तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का अंतर है। लेकिन एक अंतर और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जब भी लैंगिक प्रजनन होगी ना, तो माता पिता दोनों के गुण कॉम्बिनेशन में आएंगे।
और जब कॉम्बिनेशन में आएंगे तो कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेंगे। जैसे मैं अलग कॉम्बिनेशन हूं, मेरा भाई अलग कॉम्बिनेशन है, मेरी बहन अलग कॉम्बिनेशन है, और हम तीनों अलग अलग हैं। न तो हम में से कोई आपस में मिलता है, न ही हम में से कोई माता पिता से मिलता है। थोड़े बहुत मिलाप, थोड़े बहुत समानताएं हो सकती हैं, लेकिन विविधताएं भी हैं। लेकिन जब आप रोज या गुलाब की टहनी काट के लगाते हो तो सभी गुलाब उस टहनी से, जितने भी गुलाब आपने लगाए हैं, सब तो एक ही होंगे। तो आप पाएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विविधता नहीं प्राप्त होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से विविधताएं प्राप्त होती हैं। तो लिखिए एक और पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए और लिखिए, इससे विविधता की प्राप्ति होती है। इससे विविधता की प्राप्ति होती है। इससे विविधता की प्राप्ति होती है। और उधर लिखिए, इसमें विविधता अनुपस्थित होती है। इसमें विविधता अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो बताइए, अगर विविधता प्राप्त करनी हो तो प्रकृति में कौन से रिप्रोडक्शन को ज्यादा महत्व मिलेगा? सेक्सुअल को, लैंगिक को। और लैंगिक है या अलैंगिक है, इसको पहचानने का एक मात्र तरीका मैं बताता हूं। अगर कहीं पे निषेचन की क्रिया हो रही हो, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा है ये सारी बातों को लोअर क्लासेस में, तो वो लैंगिक ही होगा। जबकि अलैंगिक में निषेचन होगा ही नहीं, इसमें निषेचन कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर कहीं निषेचन दिख गया होता हुआ तो लैंगिक ही है, आपको उसके आगे पीछे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां निषेचन ढूंढने से भी ना मिले, इसका मतलब वो अलैंगिक है। तो सोचिए निषेचन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन निषेचन मतलब क्या है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन, इसी को निषेचन कहते हैं। और अंडाणु और शुक्राणु के इस मिलन को हम दो जगहों पे होते हुए देखते हैं। कई बार ये मादा के शरीर में होता है, जैसे मानव के अंदर। मानव प्रजाति के अंदर निषेचन की क्रिया कहां होगी? मादा के शरीर में। पुरुषों के द्वारा शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचाए जाते हैं, निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में होती है। और जब भी किसी जीव के मादा के शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया हो, हम उसको कहेंगे आंतरिक निषेचन। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जहां पे निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में न होकर शरीर से बाहर होती है, उस आसपास के वातावरण में होती है, जलीय माध्यम में हो जाता है। तो इसी बात को समझेंगे आप और इसी बात को देखेंगे, है ना। तो निषेचन यही है, देखिए ध्यान से, कि एक अंडाणु है और ये शुक्राणु जब जाके मिल जाएगा तो इसी को निषेचन कहेंगे। बहुत सारे शुक्राणु पहुंच रहे हैं। अब ये वाली क्रिया शरीर के अंदर हो तो आंतरिक निषेचन, बाहर हो तो बाह्य निषेचन, है ना। तो आप देखिए, लिखिए निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार, निषेचन के प्रकार, है ना। और निषेचन के प्रकार में सबसे पहले लिखेंगे आप आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। और यहां पे क्या लिखेंगे आप? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन में क्या है मामला? मादा शरीर में या शरीर के अंदर निषेचन, और यहां पे क्या होगा? शरीर के बाहर
जलीय माध्यम में निषेचन, माध्यम में निषेचन। तो निषेचन कहां हो रहा है? जलीय माध्यम में, शरीर से बाहर, है ना। अब क्या है कि कौन से जीव ऐसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल कहां कहां मिलेंगे आपको। तो सारे स्तनधारी, तो मान के चलिए जितने भी थलचर हैं सब, सारे सरीसृप, जो रेंगने वाले जीव है, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, चाहे वो पानी में रहते हो क्यों नहीं, लेकिन सरीसृप सारे के सारे आंतरिक निषेचन करेंगे, है ना। सारे पंछी, जितने भी पंछियां हैं वो, और कीट भी, कीट और केचुआ, है ना, ये सब करते हैं आपके आंतरिक निषेचन। स्तनधारी में हम भी आ जाते हैं। और अगर बाह्य निषेचन की बात करें तो जलचर जो है ना, जैसे मछलियां बस अपने आसपास अंडे दे देती हैं, उसी मछलियों के अंडे के आसपास पुरुष मछलियां स्पर्म निकाल देते हैं, निषेचन की क्रिया हो जाती है बाहर की तरफ और फिर वो बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा उभयचर, इसीलिए आप देखोगे मेंढक को बार बार प्रजनन के लिए पानी चाहिए ही होता है। जमीन पे रह सकता है लेकिन प्रजनन करने के लिए पानी में जाएगा। झींगा, तो झींगा और सीप, ये सब करेंगे बाह्य निषेचन। क्लियर है? तो ये इनके बाह्य निषेचन की क्रिया है, एकदम ध्यान से याद रखना है। कुछ लोगों को लाइव क्लास में दिक्कत आ रही है, बट आई थिंक बाकियों का तो चल रहा है। ओके, तो ये निषेचन की बात आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। जैव विविधता के संदर्भ में जो आप इन्वायरमेंट जैसे टॉपिक में पढ़ते हैं उसमें यह सहायक हो सकते हैं। प्रजनन से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश में लिखे, मैं हिंदी भी लिखूंगा, एकदम चिंता नहीं करनी है। जैसे कि एक शब्द है वीवी पेरस एनिमल। वीवी पेरस एनिमल मतलब होता है अंडज, अंडज यानी अंडे से जन्म लेने वाला। ऐसे जीव जो अंडे से जन्म लेते हो उसको हम कहते हैं वीवी पेरस एनिमल, अंडज कहते हैं, राइट। जैसे कि पंछी, सरीसृप यानी स्तनधारी छोड़ दे तो सभी आ जाएंगे, उभयचर, है ना, उभयचर, मछली, कीट, कीट भी आ जाएंगे, केचुआ, सीप, घोंघा, ये सब के सब अंडज हैं। ध्यान से देखिए, अंडज के बाद एक है वीवी पेरस एनिमल जिसको कहेंगे जन्मज। जो जन्म लेता हो उसको जन्मज कहेंगे। नाम से स्पष्ट, ऐसे हिंदी के शब्द आपने व्याकरण में पढ़े होंगे, राइट। तो जन्मज का मतलब जो जन्म लेते हो, और उसका एकमात्र एग्जाम्पल है स्तनधारी, जिनका जन्म होता हो। जन्म का मतलब एकदम अंडे के रूप में नहीं, बल्कि एकदम विकसित अवस्था में अंगों के साथ प्रकट होते हैं। तो अंडज जन्मज तो है ही, ये तो आपको पता है। एक और भी श्रेणी है जिस श्रेणी को कहते हैं हम ओवो वीवी पेरस एनिमल, ओवो वीवी पेरस एनिमल, और उसी को हम इस नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम एक है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग लिख दिया गया है बट दोनों नाम एक है।
है ना। तो मैं इसको देखिए यहां बता देता हूं, ये दोनों नाम एक साथ लिखेंगे, ओवोविविपेरस एनिमल और मार्सुपियल मैमल। ओवोविविपेरस एनिमल, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और करके, तो दिस एंड दिस। और इसके लिए एक शब्द अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं थैली युक्त स्तनधारी। जैसे कि कंगारू का नाम सुना होगा आपने। अब ये ओवोविविपेरस है। ओवोविविपेरस का मतलब क्या होता है कि इनके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ना तो ये अंडे होते हैं न ही ये बच्चे होते हैं, दोनों के बीच की अवस्था में होते हैं। अब जो दोनों की बीच की अवस्था में होंगे तो फिर इनको हम रखेंगे ओवोविविपेरस में। ओवो मतलब अंडा, विवि मतलब जन्म, दोनों के बीच की अवस्था। चूंकि बच्चे विकसित नहीं होते तो अपना जीवन यापन जो है वो मां के शरीर से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन अंडे भी नहीं है तो मां के शरीर में एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसमें बच्चे बैठे रहते हैं। और ऐसे जीव को हम कहते हैं मार्सुपियल, थैलीयुक्त स्तनधारी। जैसे देखिए ये कंगारू तो आपने देखा ही होंगे, ये सब भी मार्सुपियल ही है। कोआला, वॉम्बैट, शुगर ग्लाइडर और यापोक, दिस ऑल आर लाइक दैट ओनली। तो लिखिए इसके बारे में, इसके बारे में पहले आप लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। थैलीयुक्त स्तनधारी और लिखें यहां पे, और लिखें अविकसित शिशु को जन्म देने वाले अविकसित शिशु को जन्म देने वाले स्तनधारी जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कंगारू, है ना। और ये चारों नाम लिख लीजिए, बड़े क्लासिक हैं। कोआला, वॉम्बैट, शुगर ग्लाइडर, यापोक। है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि टर्म के रूप में थैलीयुक्त स्तनधारी, मार्सुपियल, ये भी याद रखना है, ओवोविविपेरस। आपको पता है कि कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं, कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। यहां देखिएगा, इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको लिखेंगे और यहां लिखेंगे अंडज स्तनधारी। अपवाद स्वरूप होते हैं ये अंडज स्तनधारी, यानी ये स्तनधारी हैं लेकिन अंडे देते हैं। बड़ी कमाल की बात है। राइट। तो अंडज स्तनधारी की बात अगर हम करें तो ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं। विकास क्रम की कहानी हम जानते हैं कि सरीसृप जो अंडे देते हैं उन्हीं से स्तनधारी बने हैं। तो सरीसृपों की एक श्रेणी में क्रमिक विकास हुआ और वो बन गए स्तनधारी। तो सरीसृप से स्तनधारी बनने के क्रम में कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं जिनके अंदर सरीसृपों के गुण भी हैं और उनको कहते हैं हम अंडज स्तनधारी। तो अंडज स्तनधारी, अंडे देने वाले स्तनधारी, ये दो हैं।
आज धरती पे ये दो पाए जाते हैं। एक का नाम है स्पाइनी एंट ईटर और एकिडना, और दूसरे का नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। दोनों के नाम लिखेंगे आप, स्पाइनी एंट ईटर या एकिडना, और दूसरा है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस। राइट, ठीक है। आपको ये बात शायद पता हो, इन्वायरमेंट में आपने शायद पढ़े हो कि कुछ पौधे भी ऐसे, कुछ पादप भी ऐसे हैं जो जन्म देते हैं। यानी कि नॉर्मली पौधों से फ्रूट निकलता है और फ्रूट के अंदर बीज होते हैं। तो पौधों में फल लगते हैं, फल जो है पौधों का प्रजनन अंग है, उसके अंदर बीज होता है और बीज अंडे के समान है। और ये बीज रूपी अंडे जब धरती पे गिरते हैं तो फिर वो अंकुरित होकर नए पौधे, नए पेड़ बनाते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा मैनग्रोव, मैनग्रोव क्षेत्र के अंदर, सुंदरवन जैसे एक बड़ा मैनग्रोव एरिया है, तो मैनग्रोव क्षेत्र के अंदर राइट आप पाएंगे कि मैनग्रोव में आपको ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जिनके फल उनके तने पर ही अंकुरित हो जाते हैं। और जब तने पे अंकुरित हो जाते हैं तो फिर एक पौधे के रूप में विकसित होकर वो जमीन पर गिरते हैं। क्योंकि मैनग्रोव होता है दलदली क्षेत्र, पानी से भरा हुआ क्षेत्र, उसमें अगर फल गिर जाए तो सड़ जाएगा, अंकुरित नहीं होगा, है ना। तो उस चीज को हम कहते हैं विविपेरस प्लांट। यहां देखिए इस पॉइंट पे, है ना। तो मैं बोर्ड थोड़ा ऊपर लेता हूं ताकि आप समझ पाए। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, विविपेरस प्लांट। विविपेरस प्लांट यानी सामान्य भाषा में कहे तो जन्मज पादप कह सकते हैं। जन्मज पादप, जन्मज पादप, ऐसा ही इसकी मीनिंग निकल के आएगी, जन्मज पादप। और लिखें इस बीज पर लगे सॉरी ऐसे लिखिए, इसके बीज पेड़ पर लगे फलों में ही अंकुरित हो जाते हैं। फलों में ही अंकुरित हो जाते हैं। इसके बीज पेड़ पर लगे फलों में ही अंकुरित हो जाते हैं तथा पेड़ से टूटकर दलदली क्षेत्र में धंस जाते हैं, दलदली क्षेत्र में धंस जाते हैं और विकसित होकर नए पेड़ बनाते हैं।
और विकसित होकर नए पेड़ बनाते हैं। जैसे एक डायग्राम के थ्रू मैंने यहां दिखाया है। मैं फिर से बोल देता हूं, इसके बीज पेड़ पर लगे फलों में ही अंकुरित हो जाते हैं तथा पेड़ से टूटकर जल में धंस जाते हैं या दलदली क्षेत्र में धंस जाते हैं तथा विकसित होकर नए पेड़ में बदल जाते हैं। है ना? तो कहां मिलेंगे? ये राइजोफोरा है, सुंदर वन के अंदर सुंदरी। तो सुंदरी पादप, जिसको राइजोफोरा भी कहते हैं, राइट। और ये सुंदर वन में पाया जाता है मैनग्रोव में। तो मैनग्रोव क्षेत्र के पेड़, मैनग्रोव क्षेत्र के पेड़, है ना? तो आप इसको लिखें, मुझे 1 मिनट दें, मैं आता हूं। उधर से ऑफ कर देना, वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। माइक ऑन।
सॉरी, मैं थोड़ा एक अति आवश्यक कॉल पे चला गया था। आई एम सो सॉरी। राहुल कुमार की क्लास नहीं चल पा रही है और ऋषभ कुमार मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो बात हो जाएगी, आप नंबर पे कॉल करो ना, वो बात करवा देंगे मुझसे, लेकिन क्लास के बाद ही करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि मैं नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में तो इस तरह की हरकतें नहीं करता हूँ, बहुत रेयर होता है। एक आध बार ऐसा होता है कि एक आध घर से कुछ कॉल वॉल आ जाए तो फिर मामला अलग है। तो थोड़ा एक ज़रूरी कॉल था इसलिए मैं चला गया था, है ना। चलिए, तो अब ये कहानी हमारी हो चुकी है और अब हम चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मानव प्रजनन तंत्र, है ना। तो टॉपिक का नाम हमारा है मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मानव प्रजनन तंत्र का मतलब है मानव तो लैंगिक प्रजनन करता है, और जब मानव लैंगिक प्रजनन करता है तो इसमें स्त्री और मादा दोनों की भूमिका होगी। तो फिर हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र में, वो हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो नर प्रजनन तंत्र की हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक का जो नाम है वो है नर प्रजनन तंत्र। आप एक डायग्राम भी देख पा रहे हैं, और ये नर प्रजनन तंत्र की पूरी डायग्राम है जिसमें टेस्टिस है। टेस्टिस एक थैलीनुमा संरचना के अंदर है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। फिर टेस्टिस के ऊपर एक छोटी सी संरचना है जिसको एपिडाइडिमस कहते हैं। फिर आप पाएंगे कि एक वास डिफरेंस नाम की एक नलिका है जो बॉडी के अंदर पहुंचती है। बॉडी के अंदर वो मिलता है सेमिनल वेसिकल से, जो एक ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक दूसरा ग्लैंड है, और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। हम इसी डायग्राम को अपने हिसाब से बना लेंगे ताकि आप बना पाएं इसको, है ना। तो चलिए, नर प्रजनन तंत्र के इस डायग्राम को हम अपने हिसाब से सरल तरीके से बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मानव का जो सबसे महत्वपूर्ण लैंगिक अंग है वो है टेस्टिस। तो देखिए, ये टेस्टिस की संरचना मैंने बनाई, है ना। और टेस्टिस की संरचना बनी किससे होती है? तो अंदर में बड़ी पतली पतली सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होगा, और इस सूक्ष्म नलिकाओं के जाल को हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। ये टेस्टिस है, और टेस्टिस का ही ये भाग ऊपर में आके अगर जमा हो जाए, ऐसे ऊपर में आके जमा हो जाए, तो इसको कहते हैं एपिडाइडिमस। तो अंदर वाला कुछ और है, बाहर वाला कुछ और है, और ये संरचना है टेस्टिस, है ना। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये पूरी टेस्टिस की संरचना एक थैलीनुमा संरचना के अंदर होती है, और इस थैलीनुमा संरचना के अंदर जो टेस्टिस है वो सूक्ष्म नलिकाओं का बना है। नलिकाओं का नाम भी मैं लिख दूंगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे साथ साथ, और आप पाएंगे कि फिर यहां से ये जो नलिका है थोड़ी मोटी हो जाएगी, ये नलिका, और यहां से ये फिर बॉडी के अंदर जाएगी। कहां पहुंच गई? बॉडी के अंदर। इस थैलीनुमा संरचना को छोड़ा, ये थैलीनुमा संरचना है, ये थैलीनुमा संरचना इस तरीके से है ना। और इसको छोड़कर ये पहुंचा कहां पर? ये पहुंच गया हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जाने पर इनको मिलेंगे सेमिनल वेसिकल, और फिर मिलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड नाम के दो ग्रंथियां, और इन दो ग्रंथियों से गुजरता हुआ फिर ये हमारे बॉडी के बाहर यूरेथ्रा के थ्रू खुल जाएगा। तो पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ मैं नाम वाम भी लिखूंगा। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, है ना। तो डायग्राम में क्या समझना है? तो सबसे पहली बात कि ये जो अंग है, इस अंग को आप जो देख रहे हैं, ये है टेस्टिस। इसको कहते हैं वृषण।
ये जो थैलीनुमा संरचना है इसको कहते हैं स्क्रोटम। वृषण थैली, वृषण थैली। टेस्टिस किडनी के जैसा है, और जैसा आपने पढ़ा था कि किडनी का निर्माण नेफ्रॉन नाम की नलिकाओं से होता है, वैसे ही टेस्टिस का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म नलिकाओं से होता है जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्स। हिंदी में कहेंगे शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्स। उसके बाद आप पाएंगे कि ये जो संरचना है आपकी, यहां पे ये जो ऊपर ऊपर जो संरचना बनी है ये वाली, इसका नाम है एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस, है ना, एपिडाइडिमस, राइट। फिर ये जो संरचना है, ये जो ट्यूब वाली संरचना है, इसका नाम है वास डेफरेंस। क्या बोलेंगे इसको? वास डेफरेंस। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ये एससीवी और पीजी, सॉरी एसवी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, मैं लिख दूंगा आगे। और ये यूरेथ्रा है, ये मूत्र नली है। तो पहले तो इसको बना लीजिए आप, सारे नाम वाम के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों। तब तक मैं कॉफी लेता हूं। बन जाए तो बता देंगे। तो लगभग वही डायग्राम है, थोड़ी सी इसमें हमने लिबर्टी ली है।
ओके, नेम्स मैं दोबारा बता रहा हूं, सारे नेम्स बता रहा हूं। अगर आपने लिख लिए इसको, बना लिए, तो मैं नेम्स बताऊंगा, है ना। चलिए, तो नाम बताऊं मैं आपको सारे के सारे। तो पहली बात कि जैसे हमने लिखा नर प्रजनन अंग, है ना। और फिर सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे टेस्टिस, जिसको हम वृषण कहते हैं। एक जोड़ी होती है ये। फिर टेस्टिस के साथ लगा हुआ है एपिडाइडिमस, जिसका और कोई हिंदी नाम मिला नहीं। फिर तीसरा है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका, जो शुक्राणुओं को टेस्टिस से निकालकर, स्क्रोटम सैक से निकालकर शरीर के अंदर पहुंचा देता है। फिर जो है चौथा है सेमिनल वेसिकल, जिसको हम कहते हैं शुक्राशय, शुक्राशय, है ना। पांचवा जो था वो था प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको कहा पौरुष ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां ही हैं, जिसको हमने वहां पे कहा था एसवी और पीजी। डायग्राम में देखिए, आपने लिखा होगा। और लास्ट में जो हमने देखा वो था, ये पांचवा था। और छठा जो था वो था यूरेथ्रा, मूत्र नली। क्लियर है? अब तो सारी चीजें क्लियर है। तो आपके पास एक अंगों की लिस्ट भी है और पीछे आपके पास एक डायग्राम भी है ना। तो पूरी लिस्ट भी लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वृषण है वो है प्राथमिक लैंगिक अंग, कल ही हमने पढ़ा था। और इनके अलावा बाकी सारे जो भी हैं, यहां से लेके यहां तक, ये सब हैं हमारे द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। अब तो ठीक है, तो लिख लें आप पहले। प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहा? क्योंकि यहीं से शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके, अब वापस से डायग्राम पे अगर हम आए तो चीजों को बेहतर समझ पाएंगे कि वृषण के अंदर है शुक्रजनक नलिका, जिसका काम है शुक्राणु का निर्माण। एक बार शुक्राणु जब बन गए तो सारे शुक्राणु जमा हो गए एपिडाइडिमस पे। एपिडाइडिमस में शुक्राणु मैच्योर हुए, अपनी वयस्कता को प्राप्त किए, और फिर यहां से निकलकर शुक्र वाहिका के द्वारा वो चले गए बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, इस निचले हिस्से में जो हमारा पेट के नीचे का हिस्सा है। वहां से सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से स्राव को लिया अपने ऊपर, और शुक्राणु के आसपास एक द्रव जैसा स्राव बना, और फिर उस स्राव के साथ वो बाहर निकल गया।
पूरी की पूरी वृषण की व्यवस्था बॉडी के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में है जिसको कहते हैं स्क्रोटम। अब आप लिख सकते हैं, लिखिए वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, है ना? क्लियर है? अब सवाल है कि ये टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर वृषण थैली में क्यों होता है? जब अल्टीमेटली शुक्राणु को बॉडी के अंदर ही जाना है तो टेस्टिस भी अंदर ही रहता। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी हमारे बॉडी में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के लिए तापमान जो चाहिए वो शरीर के सामान्य तापमान से 1-2 डिग्री कम चाहिए। हमारे शरीर का तापमान है 37 डिग्री, अर्धसूत्री विभाजन के लिए चाहिए 35 डिग्री। तो शरीर का तापमान 37, कोर का तापमान 37, और जैसे जैसे हम कोर से दूर जाएंगे, अपने शरीर के केंद्र से थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे, तापमान थोड़ी कम होगी। तो प्रकृति ने क्या किया, चूंकि वृषण के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने हैं तो उसको बॉडी में रखेंगे तो तापमान 37 का मिलेगा, और अर्धसूत्री विभाजन में फिर होंगी तकलीफें, एरर, गलतियां, और उन गलतियों का प्रभाव हमारे आने वाले संततियों पे पड़ेगा। तो फिर प्रकृति ने एक डिजाइन बनाई और कहा कि वृषण को स्क्रोटम थैली में या वृषण थैली में शरीर के बाहर रखो, बहुत ज्यादा बाहर नहीं, करीब में, ताकि तापमान 37 ना हो, 35-35 तक हो, ताकि शुक्राणु के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन में किसी प्रकार की कोई भी गलतियों की गुंजाइश न रहे। यही हुआ। तो लिख सकते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान शरीर के तापमान से 1 या 2 डिग्री कम होना चाहिए। 1 या 2 डिग्री कम होना चाहिए। इसलिए वृषण शरीर के बाहर वृषण थैली में पाया जाता है। वृषण थैली में पाया जाता है। ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए आगे चल के, एपिडाइडिमस में शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। तो जो शुक्राणु बनी हैं उनका संग्रहण होगा। एपिडाइडिमस में शुक्राणुओं का संग्रहण होता है ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शुक्रवाहिका यानी वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका
शुक्राणुओं को वृषण थैली से, शुक्राणुओं को वृषण थैली से शरीर के आंतरिक गुहा में ले जाता है। शरीर के आंतरिक गुहा में ले जाता है। शरीर के आंतरिक गुहा में ले जाता है। तो आंतरिक गुहा में पहुंचा। आंतरिक गुहा में क्या पहुंचा? शुक्राणु। तो शुक्राणु को अब चाहिए थोड़ा सपोर्ट, माध्यम, पोषण, और ये सब कौन देंगे? ये दोनों ग्लैंड मिलकर देंगे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, आंतरिक गुहा में आंतरिक गुहा में शुक्राशय के द्वारा शुक्राणुओं के लिए, शुक्राशय के द्वारा शुक्राणुओं के लिए तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है। तरल पदार्थ का स्राव किया जाता है जिसमें फ्रुक्टोज, क्या मैंने बोला? फ्रुक्टोज, मैं लिखता हूं यहां, जिसमें फ्रुक्टोज ग्लूकोज का ही स्वरूप है, फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। फ्रुक्टोज की मात्रा पाई जाती है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। तो भाई शुक्राणु है, कोशिका है, जीवित हैं, उनको पोषण तो चाहिए, तो शुक्राशय ने पोषण दे दिया। अब शुक्राशय से जब आगे बढ़ेगा तो उसको मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो लिखें आप, आंतरिक गुहा में पौरुष ग्रंथि शुक्राणुओं पर तरल पदार्थ स्रावित करता है। तरल पदार्थ स्रावित करता है जिसमें सिट्रिक एसिड, वही एसिड जो लेमन वगैरह में होता है, सिट्रिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। सिट्रिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। जो शुक्राणुओं को सक्रिय और गतिशील बनाता है। जो शुक्राणुओं को सक्रिय और गतिशील बनाता है ना? तो इससे शुक्राणु सक्रिय बनेंगे, गतिशील बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, वृषण में पैदा हुआ था शुक्राणु, अंदर क्यों गया था वो? ताकि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से ये स्राव लेकर पोषण, माध्यम आदि की प्राप्ति कर सके, वो सक्रियता प्राप्त कर सके। आगे लिखिए, शुक्राणुओं के साथ इन दोनों ग्रंथियों के स्राव को, शुक्राणुओं के साथ इन दोनों ग्रंथियों के स्राव को, इन दोनों ग्रंथियों के स्राव को सीमेन, क्या कहते हैं? मैं लिखता हूं यहां पे, सीमेन या वीर्य कहते हैं। सीमेन या वीर्य कहते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, वीर्य अलग कहानी है और शुक्राणु अलग कहानी है। शुक्राणु मतलब कोशिकीय संरचना जो निषेचन की क्रिया में शरीक होती है, और सीमेन यानी वीर्य मतलब शुक्राणु और उसके साथ साथ वो तरल माध्यम जिसमें उसके लिए पोषण भी है, उसके लिए क्रियाशील होने के तत्व भी हैं, सब कुछ मिला जुला के जो तरल पदार्थ है वह है वीर्य। वीर्य कहते हैं जो यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। तो बाहर कैसे निकलता है वो? यूरेथ्रा के द्वारा। यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही कहानी है। ठीक है, तो यही वाला प्रोसेस है। और वापस से मैं आपको डायग्राम एक बार दिखा दूं ताकि आप समझ पाएं। बना इसमें, जमा एपिडाइडिमस में हुआ, फिर स्क्रोटम सैक को छोड़कर वो शरीर के अंदर गया, सेमिनल वेसिकल से मिला, प्रोस्टेट ग्लैंड से मिला, इससे स्राव लिए, वीर्य में कन्वर्ट हुआ, और वीर्य जो है वो मूत्र नली के माध्यम से शरीर के बाहर निकल आया। है ना, यही कहानी है। यहीं पे एक चीज और सीखनी है, और वो चीज है कि एक टर्म है वासेक्टोमी, है ना। तो एक टर्म है जिसका नाम है वासेक्टोमी। टोमी का मतलब होता है काटना। इमेजिन करो कि अगर हम यहां पे एक कट लगा दें और काट कर इस वास डिफरेंस को अलग कर दें और बांध दें, तो फिर जो स्पर्म बनेगा वो यूरेथ्रा से बाहर निकल नहीं पाएगा और इसे परिवार नियोजन होगा। कई बार सुना होगा नसबंदी, तो नसबंदी इसी को कहते हैं, है ना। नस तो जैसी कोई चीज नहीं होती। डायग्रामेटिकली देखना है तो आपको मैं दिखा सकता हूं। ये टेस्टिस है, स्क्रोटम सैक में है, और इसको ये काट के और बांध दिया गया। किसको? वास डिफरेंस को। तो ये हो गई वासेक्टोमी, है ना। तो लिखिए वासेक्टोमी। वासेक्टोमी, और लिखें पुरुषों में परिवार नियोजन। पुरुषों में परिवार नियोजन शल्य क्रिया। पुरुषों में परिवार नियोजन शल्य क्रिया, जिसमें वृषण थैली में शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। काटकर शुक्र वाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। तो स्पर्म नहीं होगा, परिवार नियोजन होंगे, बच्चे नहीं होंगे। तो इतनी कहानी आपको समझनी थी, किसमें? पुरुष के स्तर पे। अब आइए अगला, और अगला है मादा प्रजनन तंत्र। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये मादा प्रजनन तंत्र है। मादा प्रजनन तंत्र, तो लिखिए पहले तो मादा प्रजनन तंत्र। और मादा प्रजनन तंत्र में भी हम एक प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग कर लेंगे, है ना। जैसे कि इसमें सबसे पहला है ओवरीज, अंडाशय। ओवरीज या अंडाशय। दूसरा है ओविडक्ट, और ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। इसी को हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। तीसरा जो भाग है मादा का, वह है यूटेरस, गर्भाशय। गर्भाशय।
हम सब जानते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, जो यूट्रस का नीचे का पाइप जैसी संरचना है, उसका नाम है सर्विक्स। और फिर जो पांचवा भाग है, जिसको आप वेजाइना या बर्थ कैनल कह सकते हैं, बर्थ कैनल कह सकते हैं, ये सारे पार्ट हैं। है ना? जैसे कि मैंने वहां पे बातें की थी, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, तो ये जो है ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। क्यों है? क्योंकि अंडाणु बनाएगा और साथ में ही ये हार्मोन का स्राव भी करेगा। और ये जो सारे हैं, दिस ऑल, ये जो है ये द्वितीयक लैंगिक अंग है। द्वितीयक लैंगिक अंग लिख लीजिए फटाफट। तो अगर आपने लिख लिया हो तो फिर हम डायग्राम बनाएंगे अपने हिसाब से। इस डायग्राम को बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से डायग्राम तो बना ही सकते हैं। तो इन्हीं सब अंगों के नाम के साथ हम एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे हमने नर वाले बनाए थे। और एक सिंपल सरल डायग्राम बनाते हैं ताकि आप भी बना पाए मेरे साथ। और देखें तो इस तरह की संरचना है लगभग, है ना? लगभग ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। और ये जो संरचना हमने बनाई है ना, ये बन गई आपकी फेलोपियन ट्यूब, है ना? फेलोपियन ट्यूब जैसी संरचना बन गई। राइट। ये आपका बर्थ कैनल है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ी सी आप मुझसे बेहतर बनाएंगे, मुझे पता है, आप कलाकार लोग हैं, है ना? और यहां पे ये फनल टाइप होता है। फनल मतलब कीप टाइप बन जाता है ऐसे, है ना? यहां पे भी ये कीप टाइप बन जाता है, थोड़ा फैल के, ताकि अंडाणु को ये प्राप्त कर सके। और बिल्कुल ठीक इसी के सामने सामने आप पाएंगे कि इस जगह पे ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, और यहां पे इसके सामने सामने ये जो स्ट्रक्चर बने, ये अंडाशय है ना? तो हम नामकरण कर ले ताकि आप समझ पाए। तो पहली बात तो देखें आप ध्यान से, ये जो संरचना है ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूटेरस, गर्भाशय। ये ओवरीज है। ये जो पार्ट है ये सर्विक्स है, और ये जो पार्ट है ये बर्थ कैनल है।
तो जो आपने लिखी है उसी बात को हमने दोबारा लिखा। तो आप लोग तो जैसे मैंने कहा कि कलाकार लोग हैं, आप और बढ़िया बनाएंगे तो बना लीजिए। और बन जाए तो बता दीजिए। ओके, आई होप कि बना लिया होगा। तो अब देखिए पूरी व्यवस्था कैसी है कि जब निषेचन यानी कि प्रजनन की क्रिया होगी, तो उस प्रजनन की क्रिया में आप ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा इस पूरे व्यवस्था में कि प्रत्येक महीने एक अंडाणु या तो दाईं तरफ से या बाईं तरफ से, दो ओवरीज है ना, तो दो ओवरी के अंदर से एक अंडाणु मुक्त होगा और मुक्त होके यहां से एक अंडाणु निकल गया और वो अंडाणु यहां से निकलने के बाद देखिए ध्यान से, ये अंडाणु यहां से निकला तो एक अंडाणु यहां से निकला और अंडाणु निकलने के बाद वो इधर प्रवेश कर गया, है ना, ये अंडाणु है। और प्रवेश करने के बाद ये अंडाणु यहां जाके कहीं पे इंतजार करेगा, किसका? स्पर्म का। ये यहां पहुंच गया। अब स्पर्म की एंट्री यहां से हो सकती है, तो बर्थ कैनल से वेजिना से स्पर्म की एंट्री हुई, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इसमें पहुंचे और हर दिशा में तैरते हुए पहुंचे। उसी में से एक स्पर्म बहुत तेज होगा जो हमारा वाला था, जिससे हम सबका जन्म हुआ, और वो तेज स्पर्म यहां आके इससे निषेचन की क्रिया करा दिया। एक बार जब निषेचन की क्रिया हो गई तो ये अब भ्रूण में बदला, और भ्रूण में बदलने के बाद अब ये यहां से उठकर यहां पहुंचा और यहां आके चिपक गया। ये भ्रूण चिपक गया किससे? गर्भाशय की दीवार से। और अब भ्रूण विकास की क्रिया होगी, गर्भाधान की क्रिया होगी, है ना। तो इस बात को आपको देखना है। तो आप बताइए, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि निषेचन की क्रिया मादा शरीर के किस भाग में होती है? भाई आंतरिक निषेचन तो है, ये तो पता ही है आपको, लेकिन आंतरिक निषेचन होने के बाद भी मादा शरीर के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है ये बता दें। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर।
फेलोपियन ट्यूब, वेरी गुड वेरी गुड। लिखिए। एक बात और देखिएगा, एक और प्रश्न है मेरे पास आपके लिए कि मानव में, पुरुषों में तो हमने देखा कि उनके जो वृषण हैं वो शरीर के बाहर वृषण थैली में है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के लिए तापमान चाहिए 1 या 2 डिग्री कम। लेकिन मादा के शरीर के अंदर है सारा कुछ, तो क्या मादा के शरीर में अंडाणु के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता? और अगर होता है तो फिर अंडाशय को भी 1 से 2 डिग्री कम तापमान चाहिए। तो फिर अंडाशय मादा के शरीर के बाहर क्यों नहीं है? इसके पीछे सिंपल रीजन है कि अंडाशय में जो अंडाणु का निर्माण है ना, वो किसी मादा के जन्म के पहले उसके अपनी मां के गर्भ में ही हो चुका है। यानी कि मां के गर्भ में जब एक मादा भ्रूण पैदा होती है, बढ़ती है, विकसित होती है, और जब मां के गर्भ में उसके शरीर में अंडाशय का निर्माण होता है, उसी समय उसके लिए अंडाणु बन के उसमें रुक जाते हैं। यानी कि ये जो अंडाशय है, ये ओवरीज है, ये बेसिकली अंडाणुओं का पैकेट है। और महीने में एक ही अंडाणु तो निकालने हैं, तो साल भर में 13-14 अंडाणु निकालने हैं। 30-40 साल तक अंडाणु निकलती है, तो कुल मिला के 700-800 अंडाणु टोटल निकलते हैं। एक मादा अपने पूरे जीवन काल में 700-800 अंडाणु निकाल पाएंगी मैक्सिमम। और वो सारे अंडाणु जो निकलेंगे, उनका निर्माण उस मादा के अपने भ्रूण विकास के दौरान हो चुका है। जब वो मादा अपने मां के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में थी, तो अंडाशय भी बना, अंडाणु भी बना। यानी कि जो भी मादा इस धरती पे जिंदा है अभी आज के डेट में चल फिर रही हैं, बच्ची हो या जवान हो या प्रौढ़ हो, उनके शरीर के अंदर अब अंडाणु नहीं बनेंगे, क्योंकि अंडाणु पहले ही बन चुके मां के गर्भ में ही। एक छोटी बच्ची जब जन्म लेती है तो वह अंडाणुओं के साथ जन्म लेती है, तो फिर तो अंडाणु बनने ही नहीं, अर्धसूत्री विभाजन होना ही नहीं है। तो फिर जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होना है जीवन काल में, तो फिर अंदर ही रहो। तो लिख सकते हैं अंडाशय में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में अंडाणु का निर्माण भ्रूण विकास के दौरान ही हो जाता है। भ्रूण विकास के दौरान ही हो जाता है। और मादाएं बहुत सारी अर्धविकसित अंडाणुओं के साथ जन्म लेती हैं। अर्धविकसित अंडाणुओं के साथ जन्म लेती हैं, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो इन अर्धविकसित अंडाणुओं को क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। मतलब ये मान के चले कि अंडाशय जो है ना, वो बस अंडाणुओं का पैकेट है। कौन सी अंडाणु? अर्धविकसित। कब बना? भ्रूणावस्था में। फिर लिखिए, प्यूबर्टी के बाद, यौवनारंभ के बाद, प्यूबर्टी के बाद प्रत्येक महीने अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है। अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है। इसे अंडोत्सर्जन कहते हैं। इसे अंडोत्सर्जन कहते हैं।
क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, इंग्लिश में भी लिखेंगे। इसे अंडोत्सर्जन कहते हैं। इसलिए आपको जब हमने ओवरी के बारे में बात की थी तो कभी भी अंडाणु का निर्माण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो था अंडोत्सर्जन, है ना? ठीक है। तो एक मादा के शरीर में अंडाणु बन चुका है जन्म के पहले, तो अब सिर्फ अंडाणु मुक्त होगा, और अंडाणु के मुक्त होने को अंडोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। निषेचन के बाद विकसित भ्रूण, निषेचन के बाद विकसित भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़कर गर्भाशय की दीवार से जुड़कर प्लेसेंटा, हमने पहले भी बात की है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है तथा गर्भ स्थापित हो जाता है, तथा गर्भ स्थापित हो जाता है। गर्भ स्थापित हो जाता है ना? तो जब प्लेसेंटा बन गई, जब बच्चा मां के गर्भाशय की दीवार से जुड़ गया तो गर्भ की स्थापना हो गई, है ना? और फिर 40 हफ्ते का समय लगेगा इस पूरे वृद्धि विकास में, इसके बाद बच्चे का जन्म होगा। तो लिखिए 40 हफ्तों के 40 हफ्तों के भ्रूण विकास के बाद 40 हफ्तों के भ्रूण विकास के बाद बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है। क्लियर है? तो इसी चीज को देखिए ध्यान से, डायग्रामेटिकली तो ये था, बट लगभग वही चीज हमने भी बनाई है ना? सारे पॉइंट्स को एक बार देखिए। और जैसे मैंने कहा था कि एक ओवरी में बहुत सारे अंडाणु पहले से ही पाए जाते हैं और एक निश्चित समय पर महीने में एक बार वो अंडाणु मुक्त होते हैं, इसी को कहते हैं अंडोत्सर्जन। तो अंडोत्सर्जन की क्रिया होगी, अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। यही रीजन है कि मादा के शरीर के अंदर अंडाशय को शरीर से बाहर तापमान कम कर कर रहने की आवश्यकता नहीं है ना? एक और चीज समझिए आप, मान लीजिए ये फेलोपियन ट्यूब ही है ना, अगर इसको काट दिया जाए, देख रहे हैं आप कटा हुआ है, तो अगर इसको काट दिया जाए तो इधर से तो अंडाणु आएगा और इधर से शुक्राणु जा रहा है, तो क्या कभी मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। और जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं होगा तो यह भी परिवार नियोजन कहलाएगा। यानी कि अगर प्रजनन की क्रिया की भी जाए तब भी आप पाएंगे कि यहां पे गर्भधारण नहीं होगा। इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो नोट करके लिखिए, नोट ट्यूबेक्टोमी। जैसे वहां पे वासेक्टोमी था, यहां पे ट्यूबेक्टोमी है।
और लिखें देखिए, महिलाओं में परिवार नियोजन शल्यक्रिया, महिलाओं में परिवार नियोजन शल्यक्रिया महिलाओं में परिवार नियोजन शल्यक्रिया जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है ना। तो फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दो, जिससे निषेचन की क्रिया बाधित हो जाती है। निषेचन की क्रिया बाधित हो जाती है। ठीक है। एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा देख रहे हैं आप, इसी हिस्से को हम सर्विक्स कहते हैं। मैं थोड़ा दूसरे रंग से दिखाता हूं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सर्विक्स है। और सर्विक्स में एक कैंसर होता है जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। महिलाओं में होने वाले कैंसरों में इसकी थोड़ी बदनामी ज़्यादा है, क्योंकि अमूमन कई महिलाएं इसकी शिकार हुई हैं। लेकिन इस कैंसर की खास बात क्या है, खासकर महिलाएं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, है ना। पढ़ने का मतलब है कि जीवन में उसकी उपयोगिता भी हो। तो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है जो हो सकता है। मतलब अगर 1000 में 1-2 को भी होता है तो बड़ा खतरा है ये, और होने के बाद बड़ी मुश्किलें हैं। लेकिन ये अलग प्रकार का कैंसर है। ये कैंसर होता है एक वायरस के संक्रमण से, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। चूंकि ये कैंसर वायरस के संक्रमण से होता है, तो कैंसर होने के बाद जो इलाज होगा तो होगा ही। उसमें सफलताएं कितनी मिलेंगी इसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन चूंकि वायरस से होने वाला संक्रमण है और उसके कारण कैंसर है, तो इसकी वैक्सीनेशन उपलब्ध है, इसका टीका उपलब्ध है भारतीय बाजार में। तो अगर उम्र 35 से नीचे हैं, जाहिर सी बात है इस क्लास में जितनी भी महिलाएं हैं वो 35 से नीचे ही हैं, और आपके घर में भी कोई है, तो लोअर तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 14 साल से लेकर और 35 साल के बीच में इनके इंजेक्शन लगते हैं। 3 इंजेक्शन लगती हैं, और इस इंजेक्शन के बाद इसके खतरे बड़े ही कम हो जाते हैं। आप इम्यून हो जाते हैं इसको लेकर। तो ठीक है ना, अच्छा है ना। तो लिख सकते हैं सर्वाइकल कैंसर। मैं यहां लिखता हूं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स का कैंसर है। ये सर्विक्स है, सर्विक्स का कैंसर है, जो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होता है। भारत में इसके बचाव के टीके उपलब्ध हैं। ये लिखवा दे रहा हूं ताकि याद भी रहे कि लेना है। तो ऑल गर्ल स्टूडेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, एंड ऑल बॉय स्टूडेंट, आपको भी अवेयर होना है। आपके घर में भी महिलाएं हैं, बहनें हैं,
भतीजियां हैं और अगर उनकी उम्र इस बीच में है, कम भी है तो ध्यान रखिएगा। और 35 वर्ष के पहले पहले, बल्कि 14 साल के तुरंत बाद, जितना पहले हो जाए उतना ही बढ़िया होता है। इस इंजेक्शन को लगवाइए और इससे जो है अपने आप को या उन महिलाओं को बचाने के प्रावधान को पूरा कीजिए, है ना। दीपक जी पूछ रहे हैं कि क्या आफ्टर ट्यूबेक्टोमी पीरियड आता है? बिल्कुल आता है। पीरियड में क्या दिक्कत आएगी? पीरियड तो यूटरस की लाइनिंग का निकलना है। अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो पीरियड की बात भी कर लेंगे, है ना। खुले मन से, खुले दिल से इन सभी बातों को समझना, आगे बढ़ना है। इसलिए क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, महिलाएं हमारे समाज की बहुत इम्पॉर्टेंट भाग हैं। हमारे घर में मम्मी हैं, बहनें हैं, पत्नियां हैं, भाभी हैं, बुआ हैं, दीदी हैं। ये सब एक वर्ग है जिसको स्त्री हम कह सकते हैं। इन सब का ख्याल रखना पुरुषों का काम है। और महिलाएं तो सहिष्णु होती ही हैं, वो तो ख्याल रखती हैं पूरे घर का। उनके अंदर सहिष्णुता ज़्यादा है, ममता ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावरफुल हैं इन अदर सेंस। तो एक सद्भाव की भावना के साथ अगर हम रहें तो बढ़िया है ना। मैंने पत्नियां इसलिए क्योंकि हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की पत्नियां, है ना। ज्यादा सपने मत देखिए। तो ये प्रावधान नहीं है पत्नियों वाली, तो पुरुषों की पत्नियां, समाज में जो पत्नियां हैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे मेरे घर में देखा जाए तो भाई सब तो सब पत्नियां ही हैं ना। मम्मी जो है वो पापा की पत्नी है, भाभी जो है भैया की पत्नी है। तो ऐसे करके उस वर्ग को संबोधित किया जा रहा था, किसी खास व्यक्ति के संदर्भ में इसकी बात नहीं थी। और कोई सवाल अगर है तो पूछिए, क्योंकि ऑनलाइन की क्लासेस मैं बहुत लंबा लेता नहीं हूं, बड़ा बोझिल सा हो जाता है कई बार। टीका का नाम छोड़िए, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर के पास वो टीके होते हैं। सीधा सर्वाइकल कैंसर का टीका, जैसे सर्वोवैक्स अभिषेक ने बताया, तो वो भी एक टीका है। और ऐसे कई ब्रांड के नाम से टीके आते हैं। टीके थोड़े से महंगे होते हैं शायद, जयवीर पूछ रहे हैं यूरिन और सीमेन का मार्ग एक साथ होता है? प्रकृति का नियम है अपना भाई, कि जब सीमेन की व्यवस्थाएं होंगी उस समय यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन पैदा नहीं करता है, ताकि वो चीजें उसी रूप में बनी रहे। वासेक्टॉमी हो गया तो सीमेन से कोई दिक्कत नहीं, बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगा सीमेन को और कोई दिक्कत नहीं होगी। मार्सपेपर पर जो क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है इन्वायरमेंट के अंदर, वहां पे बहुत सारी चीजों को पढ़ना होता है और थोड़े न्यूज़पेपर मैगजीन पे नजर रखनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से थोड़ी बायोलॉजी, थोड़ी इन्वायरमेंट, थोड़ा अवेयरनेस बन जाएगा। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे हमारे आसपास का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे प्यूबर्टी की एज बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है। ऐसे भी देखा गया है कि विषुवत रेखा के आसपास रहने वाले जो समुदाय हैं जिनको उष्मा और गर्मी ज़्यादा लगती है, उनकी प्यूबर्टी की एज थोड़े कम है और ठंडे प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा है। पुरुषों के लिए भी टीके हैं, सर्वाइकल कैंसर वाले ही टीके हैं, बट भारत में उतने लोकप्रिय नहीं है।
तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे हम लोग। और कल मिलेंगे तो फिर इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में थोड़ी थोड़ी बातें बची हैं, हम उसको पूरा करेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन चैप्टर अंतिम चैप्टर होगा बायोलॉजी का, जिसमें हम सजीवों का वर्गीकरण करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में थोड़ी बातों को और समझने की कोशिश करेंगे। और फिर आई थिंक कल सैटरडे, फिर मंडे और ट्यूसडे से हो सकता है कि हम बायोटेक की शुरुआत कर लें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लें। देखते हैं क्या कर सकते हैं। बुक में क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आगे आप पढ़ेंगे, बायोटेक वगैरह पढ़ेंगे तब बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे, है ना। और किस बुक से बना रहा है ये भी देखना है। तो जब क्लासेस खुल जाएंगी तो आप आइएगा, मिलिएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, लंच मंच की व्यवस्था कीजिए, खाइए, और फिर कल जो है समय पे आइए, अगली क्लास है तो उसकी तैयारी भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।